हेलो फ्रेंड्स। तो ये हमारे संविधान की क्लास 34 है और आज हम इस क्लास में हम राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं, गवर्नर, उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसा हमारा केंद्र में अनुच्छेद 52 के द्वारा आपके संविधान में एक राष्ट्रपति होना चाहिए, उसी प्रकार से राज्य में भी अनुच्छेद 153 के तहत राज्यपाल होना चाहिए। केंद्र में जिस प्रकार राष्ट्रपति का कार्य होता है, उसी से उसी की तरह आपका राज्य में भी राज्यपाल का कार्य होता है। तो अनुच्छेद 153 के तहत राज्य में एक राज्यपाल का प्रावधान दिया हुआ है कि राज्य में एक राज्यपाल होना चाहिए, और यह प्रावधान आपका कनाडा से लिया हुआ है। कनाडा के संविधान से राज्यपाल का प्रावधान लिया हुआ है। उसके बाद आता है आपका कि एक राज्य में राज्यपाल होना चाहिए, परंतु हमारे 7th अमेंडमेंट एक्ट, 7वें संविधान संशोधन के द्वारा 1956 में यह कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल भी हो सकता है। उसके बाद आता है कि हमारे राज्यपाल का कार्य क्या होता है। राज्यपाल आपका केंद्र और राज्य के बीच कड़ी का काम करता है, और इस प्रकार से इसे एजेंट ऑफ संघ भी कहते हैं, एजेंट ऑफ सेंटर भी कहा जाता है। उसके बाद राज्यपाल अपनी शक्तियों का जो प्रयोग करता है वो आपका सीएम, मुख्यमंत्री, जिस राज्य का राज्यपाल है वह उस राज्य के मुख्यमंत्री और जो मंत्री परिषद है उनकी सलाह से अपना शक्ति का प्रयोग करता है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 155 में आपके राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है उसका उल्लेख है। तो राज्यपाल की नियुक्ति आपकी राष्ट्रपति के द्वारा होती है। संवैधानिक प्रधान आपका राज्यपाल होता है, और राज्य की कार्यपालिका की शक्तियां आपके राज्यपाल में निहित होती हैं, परंतु जो वास्तविक प्रधान होता है कार्यपालिका का वो आपका मंत्री परिषद होता है, संघ का मंत्री परिषद, जिसमें आपके प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री आते हैं। फिर आता है आपका योग्यताएं, कि आपके राज्यपाल बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। आपका राज्यपाल या कोई भी आपका सरकारी पद के लिए सबसे पहले वो भारत का नागरिक होना चाहिए, और उसकी आयु 35 वर्ष, कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, 35 वर्ष से नीचे नहीं होनी चाहिए। उसके बाद संसद व विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर वो संसद या विधानसभा का सदस्य है और राज्यपाल बन जाता है तो उसे अपना जो पद है संसद या विधानसभा में वो छोड़ना पड़ेगा। तो वो संसद और विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। फिर आती है शपथ। अनुच्छेद 159 आर्टिकल में ये कहा गया है कि राज्यपाल को शपथ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलवाएगा। अगर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो उसे वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलवाएगा। दोबारा देखिए, अनुच्छेद 159 में ये कहा गया है कि राज्यपाल को शपथ आपका उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलवाएगा। अगर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तो उस न्यायालय का जो वरिष्ठ न्यायाधीश है वो आपका राज्यपाल को शपथ दिलवाएगा। फिर आता है अनुच्छेद 156। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की कार्यकाल का उल्लेख है। राज्यपाल आपका राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है, और इसकी जो टेन्योर होती है वो आपकी 5 साल होती है। राज्यपाल 5 साल के लिए चुना जाता है। अगर राज्यपाल अपने 5 साल होने से पहले अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को भी दे सकता है, और वो अगर अपना त्यागपत्र नहीं देता है और उसको 5 साल हो जाते हैं तो वो अपने पद पर जब तक बना रहता है जब तक आपका नया राज्यपाल अपना पद
नहीं संभालता है। नए राज्यपाल के, जब तक नया राज्यपाल नहीं आता वो अपने पद पर बना रहेगा। उसके बाद जिस प्रकार से राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को महाभियोग की एक तरीके से प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है, परंतु राज्यपाल को हटाने के लिए महाभियोग का प्रावधान संविधान में नहीं है। आपका महाभियोग का प्रावधान नहीं है राज्यपाल को हटाने के लिए। उसके बाद आता है आपका वेतन, कि एक राज्यपाल का कितना वेतन होना चाहिए। वेतन होता है आपका राज्यपाल का 3.6 लाख, मतलब 3,60,000 रुपए इसका वेतन होता है। और राज्यपाल का वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। अगर कोई राज्यपाल किसी दो राज्य का, दो या दो से अधिक राज्य का राज्यपाल है, तो उसका वेतन राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाता है और राष्ट्रपति की सलाह से उसका वेतन दिया जाता है। फिर आता है आपका स्थानांतरण, कि एक राज्य का राज्यपाल दूसरे राज्य में ट्रांसफर करना या स्थानांतरण करना किस प्रकार से है। राज्यपाल का स्थानांतरण हमारे संविधान में प्रावधान इसका नहीं है, परंतु प्रावधान नहीं है, परंतु राज्यपाल का स्थानांतरण आपका होता रहता है। प्रावधान नहीं है परंतु स्थानांतरण होता है। उसके बाद जब तक राज्यपाल आपका पद पे रहेगा तब तक राज्यपाल पे कोई भी सिविल मामला नहीं चलाया जा सकता। फिर आता है राज्यपाल की कुछ शक्तियां होती हैं। तो राज्यपाल की शक्तियां आपकी अनुच्छेद 154 सब आर्टिकल 1 में आपकी कार्यपालिका की शक्तियां हैं। अनुच्छेद 164 सब आर्टिकल 1 में सीएम की नियुक्ति, कि राज्यपाल के द्वारा आपके सीएम की नियुक्ति करी जाती है और सीएम की सलाह पर, मुख्यमंत्री की सलाह पर जो अन्य मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति करी जाती है। फिर आता है अनुच्छेद 167। अनुच्छेद 167 में अगर राज्यपाल कोई भी जानकारी मुख्यमंत्री से मंगवाना चाहे तो अनुच्छेद 167 के तहत वो मुख्यमंत्री से जानकारी मंगवा सकता है। फिर आता है कि राज्यपाल को वह कौन कौन सी शक्तियां हैं जिससे वो किसी भी अधिकारी को नियुक्त कर सकता है, या कौन कौन ऐसे अधिकारी हैं जिनको राज्यपाल नियुक्त करता है। जैसे राज्य का महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, आपका महाधिवक्ता, राज्य का महाधिवक्ता की नियुक्ति आपका राज्यपाल करता है। जो विश्वविद्यालय होते हैं, विश्वविद्यालय के उप कुलपतियों की नियुक्ति आपका राज्यपाल करता है। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन और इसके सदस्यों की नियुक्ति आपका राज्यपाल करता है। राज्य लोक सेवा आयोग का गठन और इसके सदस्यों की नियुक्ति भी आपके राज्यपाल के द्वारा की जाती है। उसके बाद मैंने आपको राष्ट्रपति में करवाया था कि हमारे देश में 3 प्रकार की आपातकाल होती हैं। आपातकाल आपकी आर्टिकल अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात होती है, 356 में आपकी राष्ट्रपति आपात होती है जो आपके राज्य पे चलाई जाती है, और 360 में आपकी वृत्तीय आपात होती है जब देश पर आर्थिक संकट आ जाता है। तो राज्यपाल आपका राज्य के हित में कार्य करता है, तो राज्य के लिए आपकी आपातकाल होती है राष्ट्रपति आपात, जो अनुच्छेद 356 के तहत लगाई जाती है। अगर किसी भी राज्य पर राष्ट्रपति आपात लगा दी जाती है तो उसके तहत केंद्र सरकार के प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करता है आपका राज्यपाल। अगर राज्य पर राष्ट्रपति आपात लगा दी जाती है तो उस राज्य के लिए केंद्र सरकार के प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करता है आपका राज्यपाल। फिर आता है हमारी, जब मैंने आपको सूची करवाई थी तो हमारी एक 7वीं सूची आई थी जिसमें आपका केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा था। तो शक्तियों का बंटवारा आपका 3 सूचियों में हुआ था, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में केंद्र संसद का अधिकार होता है कानून बनाने का, राज्य सूची में आपका विधानसभा का अधिकार होता है,
और समवर्ती सूची में केंद्र और विधानसभा दोनों का अधिकार होता है। तो जो हमारी राज्य सूची है जिन पर राज्य का अधिकार होता है वो सारी आपकी राज्य सूचियों पर पूर्ण अधिकार आपका राज्यपाल का होता है। फिर आता है आपका अनुच्छेद 333 आर्टिकल 333। इसके तहत जिस प्रकार से राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत करता है उसी हिसाब से राज्यपाल आपका राज्य में 1 सदस्य मनोनीत करता है जो आपका आंग्ल भारतीय में आता है, परंतु 2020 में इसको समाप्त कर दिया था। फिर आता है कि विधान परिषद में राज्यपाल विधान परिषद की संख्या के 1/6 हिस्से को आपका मनोनीत करता है। जैसे अगर किसी विधानसभा की संख्या 60 है तो राज्यपाल आपका 1/6 मतलब 10 सदस्यों को मनोनीत करेगा, 10 सदस्यों को मनोनीत करेगा। और वो 10 सदस्य आपके विभिन्न क्षेत्रों से होते हैं जो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो हैं आपके कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवी। उसके बाद आता है आपका राज्यपाल की विधायी शक्तियां। राज्यपाल की विधायी शक्तियां आपकी जैसे अनुच्छेद 174 के तहत अगर किसी राज्य में आपकी विधानसभा या विधान परिषद के बीच मतभेद हो जाता है या किसी भी चुनाव के समय आपके सदनों में मतभेद होता है तो राज्यपाल आपका संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है और अधिवेशन बुलाने का अनुच्छेद है आपका 174। राज्यपाल आपका विधानसभा को भंग कर सकता है, विधानसभा को भंग करने की शक्ति आपके राज्यपाल में होती है। फिर आता है आपका अनुच्छेद 175। अनुच्छेद 175 में आपका कि राज्यपाल को किसी एक सदन या दोनों सदन या संयुक्त दोनों सदनों का अभिभाषण या सबसे पहले राज्यपाल के भाषण से ही वो सदन शुरू होता है, उसकी शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 175 में। उसके बाद आता है कि अगर कोई विधेयक आपका विधानसभा में आता है तो विधानसभा में आने के बाद अगर वो दोनों सदनों में पारित हो जाता है या विधानसभा जिस राज्य में सिर्फ विधानसभा है उसमें पारित हो जाता है तो राज्यपाल के साइन के बाद ही, राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही वो जो आपका बिल है, जो विधेयक है, वो आपका एक्ट बन जाता है। कोई भी विधेयक या कोई भी बिल आपका राज्यपाल या राज्य में राज्यपाल, केंद्र में आपका राष्ट्रपति, इनके हस्ताक्षर के बाद ही कोई भी बिल आपका एक्ट बनता है। फिर आता है कि धन विधेयक। जिस प्रकार से केंद्र में जब धन विधेयक आता था लोकसभा में, सिर्फ लोकसभा में आता है धन विधेयक, राज्यसभा में नहीं आता था, तो राष्ट्रपति के पास उसे वापस भेजने का कोई भी शक्ति नहीं थी, बल्कि राष्ट्रपति उस पर साइन करने के लिए बाध्यकारी था। उसी प्रकार से आपका राज्य में राज्यपाल भी आपका धन विधेयक पे बाध्यकारी है, उस पे साइन करने के लिए। धन विधेयक से रिलेटेड राज्यपाल के पास कोई शक्ति नहीं है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 200 आर्टिकल 200। आर्टिकल 200 में अगर राज्यपाल किसी विधेयक को वापस भेज देता है, अगर राज्यपाल किसी भी विधेयक को वापस भेज देता है और उस विधेयक में विधानसभा के द्वारा, राज्य की कार्यपालिका के द्वारा उसमें कोई बदलाव किया जाता है या कोई संशोधन किया जाता है और उसके बाद वो विधेयक दोबारा से पुनर्पारित होकर राज्यपाल के पास आता है, तो राज्यपाल उस पर अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य है। अगर दोबारा से पुनर्पारित होकर आता है तो राज्यपाल उस पर अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य रहता है। फिर आता है कि राज्यपाल आपका जिस प्रकार से आपका केंद्र में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता था आर्टिकल 123 के तहत, उसी प्रकार से राज्यपाल राज्य में अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 213 के तहत। अनुच्छेद 213 में राज्यपाल आपका अध्यादेश जारी करता है।
फिर आता है राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां, राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां, फाइनेंशियल पावर। आपके अनुच्छेद 202 के तहत, अनुच्छेद 202 के तहत राज्यपाल आपका विधानसभा में या विधानमंडल में बजट पेश करता है। उसके बाद अनुच्छेद 207 में राज्यपाल की अनुमति से ही धन विधेयक पेश किया जाता है विधानसभा में। उसके बाद आपका राज्यपाल जो हमारे राज्य का खर्चा या हमारी जो खर्चे जो राज्य में होते हैं उसमें आकस्मिकता निधि पर राज्यपाल का नियंत्रण रहता है। फिर आती है आपकी न्यायिक शक्तियां, राज्यपाल की कौन कौन सी न्यायिक शक्तियां रहती हैं। जिस प्रकार से केंद्र में राष्ट्रपति को सभी दंड माफ करने का अधिकार था अनुच्छेद 72 के तहत, उसी प्रकार से राज्यपाल को आपके सिर्फ मृत्यु दंड को छोड़कर और सारे दंडों को माफ करने का अधिकार है। सिर्फ मृत्यु दंड को राज्यपाल माफ नहीं कर सकता, यह आपका अनुच्छेद 161 में कहा गया है। उसके बाद अनुच्छेद 233 में राज्यपाल आपका उच्च न्यायालय के साथ मिलकर, राज्यपाल और उच्च न्यायालय दोनों मिलकर आपके जिले के जो न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, उन्हें चुनता है और उनका स्थानांतरण करते हैं, उनका ट्रांसफर करते हैं और प्रोन्नति करते हैं। आपके राज्यपाल और हाईकोर्ट दोनों मिलकर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं और उनका स्थानांतरण किया जाता है। फिर आता है कि राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां, अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 163 के तहत, अनुच्छेद 163 सब आर्टिकल 1 में यह प्रावधान किया हुआ है कि एक मंत्री परिषद होगी राज्य में और उस मंत्री परिषद का जो प्रधान होता है वो आपका सीएम होता है, जिसकी नियुक्ति आपके राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और मंत्री परिषद के जो अन्य मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर आपके राज्यपाल के द्वारा की जाती है। फिर आता है अनुच्छेद 192, अनुच्छेद 192 में राज्यपाल निर्वाचन आयोग की सलाह से राज्य विधानसभा के सदस्यों की निहिरता डिस्क्वालिफिकेशन वाले प्रश्नों पर निर्णय लेता है। इसे दोबारा देखिए कि अनुच्छेद 192 के तहत राज्यपाल जो है वो निर्वाचन आयोग की सलाह से आपके विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी डिस्क्वालिफिकेशन या किस प्रकार से इन्हें निहरता किया जाएगा उन प्रश्नों पर निर्णय लेता है। फिर आते हैं आपकी कि सबसे पहले सर्वप्रथम आपकी राज्यपाल कौन बना था, तो सर्वप्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू बनी थी। और सरोजिनी नायडू आपकी सर्वप्रथम यूपी राज्य में सबसे पहले राज्यपाल बनाया गया था सरोजिनी नायडू को। सरोजिनी नायडू ने ही राज्यपाल के लिए, राज्यपाल पद के लिए अपना एक कथन दिया था जो है कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में, राज्यपाल का पद सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया है, कि राज्यपाल का पद सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया है। ये आपकी सरोजिनी नायडू ने बताया था, जो आपकी प्रथम राज्यपाल बनी थी आपकी उत्तर प्रदेश की। उसके बाद आता है कि जम्मू कश्मीर में 1965 से पहले जम्मू कश्मीर में राज्यपाल को सदर ए रियासत भी कहा जाता था। तो फ्रेंड्स, ये हमारे संविधान की क्लास 34 थी जिसमें आज हमने गवर्नर के बारे में पढ़ा था। थैंक यू।